बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। दुश्मन इस्लाम चाहते हैं कि इस ख़ानदान का शजरा बिखर जाए ताकि सऊदी अरब फिर कबीलों में बंट जाए जो तेल की दौलत के लिए आपस में बरसरे पैकार रहे। वली अहद प्रिंस अब्दुल्ला का अंदरूने ममालक बहुत असर और रसूख है और वो अमेरिका और मगरबी ममालक की साजिशों से बाखूबी बाखबर है और इनसे नफ़रत करता है। इसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ है जो मगरबी ताकतों को एक आंख नहीं बाता। इस मकान में सेट होने और ब्रीदा शहर से वाकिफ़ होने में हमें 2 रोज़ लगे। इस दौरान मैंने अजीज़िया और अरस जाकर इन बड़े कस्बात का जायज़ा लिया और अरस के बिजली घर मिस्री इंजीनियर के घर को भी ढूंढ निकाला। बिजली घर अल रस में था लेकिन मिस्री इंजीनियर की रिहाइश अजीज़िया में 6 फ्लैटों के एक कंपाउंड में थी, जिसके बाकी 5 फ्लैट्स में भी मिस्री रहते थे। मैंने मोसाद के एक मिस्री एजेंट से माह के ज़रिए रब्ता करने का फ़ैसला किया। अपने मिशन का आगाज़ मैंने फंदक सुलेमान के भारतीय एसी इंजीनियर विजय कुमार से किया और तीसरे रोज़ मैंने मुजम्मल, इमरान और कैसर को अमरा लेकर फंदक सुलेमान में कमरे ले लिए। जब तक इस होटल में ठहरते नहीं, हमें विजय कुमार की असलियत जानने और भारतीय एजेंट के तौर पर इस कार्रवाइयों का इल्म नहीं हो सकता था। हम अपनी 2 गाड़ियां अमरा ले गए थे। इस रोज़ शाम को विजय कुमार को पहली मर्तबा मैंने देखा। मैंने इसे सेंट्रली एयर कंडीशनर होटल में अपने कमरे में एसी की हवा ठीक तौर पर न आने की कई बार शिकायत की। 2 मरतबा तो फ़िलिपीनी मैकेनिक आया, एसी बिल्कुल ठीक काम कर रहा था, लेकिन मेरी तीसरी बार शिकायत करने पर विजय कुमार खुद आया। ये 45 साल से कुछ ऊपर का एक हर वक्त हंसने वाला दिल्ली का रहायशी था। इसने मेरे कमरे में आकर ख़ुद को मुतारफ़ करवाया और बोला, आपके कमरे का एसी बिल्कुल ठीक है। आपकी पहली शिकायत पर मैंने मेन यूनिट में टेम्परेचर ओवरकम कर दिया था। इससे ज़्यादा ठंडक तो सिर्फ हिमालयाई में मिल सकती है। विजय का लबो लहजा पंजाबी था। मैंने पंजाबी बोलते हुए कहा, जहाँ तक ठंडक की बात है तो इससे कहीं ज़्यादा कूलिंग करने वाले यूनिट भी मैंने देखे हैं। बहरहाल तुम्हारी बात को सही मानने बगैर चारा भी तो कोई नहीं। ये कहते हुए मैंने कमरे के फ्रिज से फैंटा जूस की 2 यख बस्ता टिन निकाले और एक विजय को देते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट से ही गर्मी खासी कम हो गई है। मुद्दतों बाद पंजाबी बोलने वाले किसी माकूल आदमी से मिला हूँ, क्या तुम थोड़ा वक्त मेरे साथ कमरे में गुजार सकते हो? विजय मेरे साथ ही सोफे पर बैठ गया तो मैंने इसे कहा, मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर पाकिस्तान से निकल सका हूँ। मैं पाकिस्तानी फ़ौज में मेजर था और जुल्फ़कार अली भुट्टो का बेहद फ़ैन था। इसी बिना पर मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर हाउस में लगवाई थी। भुट्टो साहब भी मुझे खासी लिफ्ट देते थे। जब जनरल ज़िया-उल हक ने भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटकर इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया और भुट्टो साहब को हाउस अरेस्ट कर दिया तो मैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस से अपने साबका असर और रसूख की वजह से फौरी तौर पर दूसरे नाम से अपने पासपोर्ट बनवाया और इन्हीं ताल्लुकात की बिना पर सऊदी अरब का बिज़नेस वीज़ा लेकर यहाँ चला आया। अगर मैं मज़ीद चंद रोज़ भी पाकिस्तान में रह जाता तो जनरल ज़िया के ज़ालिमाना इंतकाम का शिकार होकर गिरफ़्तार कर लिया जाता। गर्ज के ऐसी कई बातें करके मैंने विजय को अपनी पाकिस्तान से निकलने की बातें सुनाकर इसे अपनी कवर स्टोरी पर यकीन दिलाने की कामयाब कोशिश की और इसे बताया कि मैं हुकूमत पाकिस्तान के और ख़ुसूसन पाकिस्तान के एटमी तवानाई में अब तक की कामयाबी के चंद ऐसे खुफिया राज अमरा ले आया हूँ जिन्हें फ़रोख्त करके मैं अच्छी खासी रकम हासिल कर सकता हूँ और ऐसी पार्टियों की तलाश में हूँ जो इन्हें ख़रीदने में दिलचस्पी रखती हूँ। पाकिस्तान से मैं पहले बैंकॉक और फिर यहाँ से रियाज आया ताकि किसी को शक न पड़ सके। बैंकॉक में मुझे बताया गया था
کہ सऊदी अरब में मुझे ऐसे लोग मिल सकते हैं जो इन राज़ों को ख़रीदने में दिलचस्पी रखते होंगे। ब्रीदा में मेरे आने का मकसद ये है कि मुझे सऊदी अरेबिया में तलाश न किया जा सके। मैं 2 रोज़ यहाँ मज़ीद क़याम के बाद जद्दा जाऊँगा, जहाँ एक तजारती इदारे के एक मालिक के मुताल्लिक़ मुझे टिप मिली है कि वो ऐसे दस्तावेज़ी सबूत ख़रीदने में दिलचस्पी रखता है। विजय मेरी दास्तान बड़े गौर से सुन रहा था। मैंने अपनी कवर स्टोरी को मज़ीद रंग देते हुए कहा, मिस्टर विजय, बाज़ औक़ात एक मामूली इंसान को इत्तफ़ाक़न ऐसे राज हाथ लग जाते हैं जिनके असूल के लिए दूसरे मालिक की एजेंसियाँ मुद्दतों कोशिश के बावजूद नाकाम रहती हैं, और मेरी हालत यह है कि इतने अहम राज मेरे पास हैं और मैं ख़रीदार की तलाश में बैंकॉक से सऊदी अरब आ गया और अभी ना मालूम कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। मेरी कवर स्टोरी और पाकिस्तान के एटमी राजों का सुनकर विजय के मुंह में पानी भर आया। इसके चेहरे के बदलते रंग देखकर मुझे साफ दिखाई देता था वो अपना राज मेरे आगे खोले या ना खोले। गरम लोहा है, ये आखिरी चोट लगाते हुए मैंने कहा, मैं तो साबका फ़ौजी हूँ, इसलिए सीधी बात करता हूँ। मुझे ये राज बेचने के लिए अगर इसराइल या भारत में जाना पड़ा तो मैं चला जाऊँगा। जद्दा में मुझे इस कंपनी के मालिक से मिलना है। अगर वो तैयार ना हुआ तो मैं आगे ही बढ़ता जाऊँगा। अब विजय के लिए मज़ीद बर्दाश्त करना मुश्किल था। बड़े ठहरे हुए लहजे में वो बोला, बहुत मुमकिन है मैं आपको यहीं पर इन राज़ों के ख़रीदार ला दूँ जो आपको बहुत माकूल मुआवजा दे सकें, लेकिन शर्त है आपको इन्हें मुतमिन करना होगा, और अगर सौदा तय पा जाए तो मुझे 10% कमीशन देना होगा। इन राज़ों की अहमियत सिर्फ इसी वक्त है जब इनके सही मायनों में सबूत भी हों, इसलिए मैं सबूत भी हमरा लाया हूँ। तुम्हें 10% कमीशन भी मिल जाएगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि ख़रीदारों को अपने मुतल्लक मुझे पूरी तसल्ली करवानी होगी, क्योंकि एक बार राज जान लेने के बाद वो अदायगी से इनकार भी कर सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि वो पाकिस्तान की या सऊदी अरब की किसी एजेंसी के ही लोग हों और मैं इनके फंदे में फंस जाऊं। मैंने विजय की बात काटते हुए कहा। विजय, जो पाकिस्तान के अहम राज पाने की खुशी में बेहाल हो रहा था, कहने लगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ख़रीदारों के मुताल्लिक़ जब तक आपको पूरा यकीन हो जाए कि वो सही लोग हैं, तब ही आप इन्हें सिर्फ ज़ुबानी बताएं, और अगर सौदा तय पा जाए तो सिर्फ आप एक हाथ से राज दें और दूसरे हाथ से रकम वसूल करें। मैं जिनसे आपको मिलवाऊंगा वो अपने ममालिक की जासूस एजेंसियों की चोटी के एजेंट हैं। एक बार और आपके साथ ही 3 और गेस्ट भी होंगे, और आपके साथ ही 3 और गेस्ट भी होटल में ठहरे हैं। क्या वो भी आपके साथ हैं? विजय ने हमारे इस्लामी नामों और गैर मुल्की होने की वजह से होटल में हमारे एंट्री कार्ड पर हमारे दर्ज किए हुए क्वाइफ जान लिए थे। हालांकि ये जानकारी इसके फ़राइज़ में शामिल नहीं थी। मैंने इससे अपने साथियों के मुतल्लिक़ अपनी लाइल्मी ज़ाहिर करना बेसूद समझकर इसे कहा। मेरी इनके साथ पहली मुलाकात बैंकॉक में रवानगी के वक्त त्यारे में हुई थी। ये भी सऊदी अरब आ रहे थे। रियाद से हमने 2 गाड़ियाँ ख़रीदी और इकट्ठे ब्रीदा आ गए। ये अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए सऊदी अरब आए हैं। प्रोग्राम के मुताबिक हम इकट्ठे ही जद्दा जाएंगे और फिर अपनी अपनी राह लेंगे। हम सफ़र और हम ज़बान होने के नाते मैं इनसे बहुत जल्द ही बेतकल्लफ़ हो गया। जैसा कि तुम्हारे साथ विजय थोड़ी देर और मेरे पास बैठकर और अगले रोज़ शाम को मुझे मिलने का कह कर चला गया। विजय ने यकीनन मेरे साथियों की नकलो हरकत की निगरानी करनी थी, और मुझे ये भी ख्याल था कि वो मेरे साथियों से भी किसी बहाने मिलकर इनके सऊदी अरब आने की वजह इनसे तस्दीक करेगा। मैंने मुजम्मल को हाउस टेलीफोन पर कहा, मुजम्मल साहब, 2-3 रोज़ में हमने बिछड़ जाना है, इसलिए अगर आपके और आपके साथियों के पास वक्त हो तो आधे घंटे में काफ़ी शॉप में आ जाएं, ज़रा गपशप हो जाएगी। मैंने इस रस्मी अंदाज में मुजम्मल को इसलिए फ़ोन किया था क्योंकि मुझे यकीन था कि विजय ने होटल के फ़ोन ऑपरेटर को हमारी गुफ्तगू सुनने का ज़रूर कहा होगा।
مزمل بھی میرے انداز مخاطب سے سمجھ گیا تھا کہ کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی۔ اس نے جواب میں کہا، اس وقت تو میں آرام کر رہا ہوں، اس لیے آدھے گھنٹے بعد نہیں بلکہ 1 گھنٹے بعد میں اور میرے کولیگ کافی شاپ میں آپ سے ملیں گے۔ کافی شاپ میں ملنے پر ہم سب نے آپس رسمی تکلفات سے کام لیا اور کافی پیتے ہوئے میں نے بڑی آہستہ آواز میں انہیں ویجے سے ملاقات کی تفصیل بتائی اور انہیں کہا کہ اگر کوئی پوچھے تو اپنی اسی کور سٹوری پر قائم رہیں جو میں نے ان کے متعلق ویجے کو بتائی ہے۔ کوئی گھنٹہ بھر کافی شاپ میں بیٹھنے کے بعد ہم نے شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ فندق سلمان شہر کے ایک کونے پر واقع تھا۔ ہم شہر میں ادھر ادھر گھومتے رہے۔ واپسی پر جب کہ اندھیرا ہو رہا تھا ہم نے گھر کے قریب کیسر کو اتار دیا اور کہا کہ گھر میں باقی ساتھیوں کو بتا دے کہ سوائے کسی اہم کام کے ہمیں ہوٹل میں نہ تو فون کریں اور نہ ہی ڈائریکٹ رابطہ کریں، بلکہ جو بھی کام ہو اورنگزیب کو فون پر بتا دیں تاکہ وہ ہم سے رابطہ کرے۔ ہم گورنر کی رہائش گاہ کا ایک چکر لگا کر گھر کے قریب پہنچے تو کیسر سڑک کے ایک ویران حصے میں کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گیا اور ہم پھر شہر میں اورنگزیب کی دکان پر گئے۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ فندق سلمان میں چند روز کے لیے ٹھہرا ہوں۔ گھر میں مقیم باقی ساتھیوں کو میں نے ہم سے ڈائریکٹ رابطے سے منع کر دیا ہے اور وہ اب تمہارے ذریعے ہم تک اپنے پیغام پہنچائیں گے۔ ہوٹل میں تم صرف مزمل یا عمران اور کیسر سے ملنا اور زبانی یا تحریری پیغام دینا، اور اگر کوئی ان کے متعلق پوچھے تو یہ کہنا کہ یہ اپنی کمپنی کے الیکٹرانکس پروڈکٹس کی مارکیٹنگ کے لیے تم سے ملے ہیں۔ ہم واپس لوٹے تو کیسر نے کہا کہ پہلے ڈائریکٹ ہال میں کھانا کھا لیا جائے، پھر کمروں میں جائیں گے۔ وہ تو ہال میں بیٹھ گئے اور میں چند منٹ کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے سے نکلتے وقت میں نے جان بوجھ کر اپنے کمرے کو ہاف لاک کیا تھا۔ اب کمرہ کھولتے وقت میں نے دیکھا کہ میرا کمرہ ڈبل لاک تھا۔ یقیناً ہماری غیر حاضری میں کوئی میرے کمرے میں داخل ہوا تھا، اور چونکہ گاہک کمرے کو ہمیشہ ڈبل لاک کرتے ہیں اس لیے کمرے میں جانے والے سے چوک ہو گئی تھی کہ اس نے کمرہ ڈبل لاک کر دیا۔ میں نے کمرے میں بڑی اشیاء کا امناک نظروں سے جائزہ لیا تو بیڈ کے ساتھ پڑے سائیڈ ٹیبل پر مصنوعی پھولوں کے گلدستے میں ایک بالکل چھوٹا مائکروفون لگا ہوا تھا۔ FM کے یہ مائکروفون مرکری بیٹری سے چلتے ہیں اور ایک شارٹ رینج ٹرانسمیٹر کا کام کرتے ہیں، یعنی کمرے میں جو بھی گفتگو ہو وہ 50-60 میٹر کے فاصلے پر FM کے ٹیپ ریکارڈر پر سنائی دے سکتی ہے۔ میرا سوٹ کیس بھی اپنی جگہ سے ذرا ہلا ہوا تھا، اس لیے کھولا نہ جا سکا کہ اس میں چائنا لاک لگا ہوا تھا۔ وجے نے میری نگرانی کا پورا انتظام کر لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے ایٹمی رازوں کے خریداروں کا جو ذکر کیا تھا وہ مخصوص لافزانی نہ تھی، جبکہ یقیناً اس کا پاکستان کے خلاف جاسوسی کرنے والوں سے رابطہ تھا۔ میں نے کمرے کا اور اچھی طرح سے جائزہ لیا لیکن مجھے کوئی اور جاسوسی کا آلہ دکھائی نہ دیا۔ میں نے کمرہ بند کیا اور ڈائننگ ہال میں ساتھیوں کے پاس آ گیا اور انہیں اپنے کمرے میں خفیہ مائکروفون کا بتا کر کہا کہ وہ بھی اپنے کمروں میں چھپائے گئے مائکروفون یا جاسوسی کے دوسرے آلات کو تلاش کریں اور ہاؤس ٹیلی فون پر ایک دوسرے سے گفتگو کرتے وقت پوری احتیاط سے کام لیں۔ میرے اندازے کے مطابق آئندہ 2-3 روز کے اندر ہی ہمارا پاکستان کے مختلف جاسوسوں کے گروہوں سے واسطہ پڑے گا، اس لیے اپنا اسلحہ بالکل تیار حالت میں رکھیں اور دستی بم بھی ہر ایک ساتھی اپنے ساتھ رکھے۔ یہ ہدایت دیتے ہوئے میں نے عمران اور کیسر کو کہا کہ اگر ضرورت درپیش آئی تو ہم بارودی اسلحے کا استعمال اپنے آخری ہتھیار کے طور پر کریں گے، اس لیے آپ دونوں اپنا آئینی مکہ اور رامپوری تیار رکھیں۔ ہمیں زیادہ تر انحصار ان دونوں پر ہی اور اپنی جسمانی طاقت پر ہی کرنا ہوگا۔ خاصی دیر تک ہم ڈائننگ ہال اور پھر کافی شاپ میں بیٹھے رہے۔ اگلی صبح ناشتہ ہم نے کافی شاپ میں ہی کرنا تھا،
शहर का वाहिद होटल होने के बावजूद इसमें बहुत कम गाहक आते थे। हमने ये तय कर लिया था कि हम आइंदा डाइनिंग हॉल और कॉफ़ी शॉप में किसी मखसूस टेबल पर नहीं बैठेंगे, बल्कि हर बार मुख्तलिफ टेबल पर बैठेंगे। सुबह 9 बजे हम तकरीबन इकट्ठे ही कॉफ़ी शॉप में पहुँचे तो हेड वेटर हमें एक टेबल की तरफ ले जाने लगा जिस पर रिज़र्व का कार्ड लगा हुआ था। इमरान ने मुस्कुराते हुए हेड वेटर को कहा, हम खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठेंगे। हेड वेटर ने हमें इस मखसूस टेबल पर ले जाने को इमरान को मजबूरन इसे डांट कर कहना पड़ा कि हम अपनी पसंद की टेबल पर बैठेंगे। हर टेबल पर दरमियान में गुलदस्ते में मसनूई फूल सजे हुए थे और हमें यकीन था कि हमारे लिए मखसूस टेबल वाले गुलदान में भी खुफिया माइक्रोफोन होगा। अपनी पसंद की टेबल पर बैठाकर नाश्ता करने के बाद मैंने साथियों को कहा कि लॉन में ज़रा चहलकदमी करते हैं और फिर आप लोग अपनी कवर स्टोरी के मुताबिक शहर में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर जाएं और औरंगज़ेब को भी मिलें, जबकि मैं अपने कमरे में चला जाऊंगा। लॉन में आकर मेरे तीनों साथियों ने मुझे बताया कि इनके कमरों के गुलदस्तों में खुफिया माइक्रोफोन छुपाए गए हैं। मैंने साथियों को कहा कि शहर की तरफ जाते हुए इन दुकानों में भी इस बात का ध्यान रखें कि आपकी मुतहर्रिक निगरानी तो नहीं हो रही, और अगर ऐसा हो तो निगरानी करने वालों की शक्लें व शुबात को अपने जहनों में बिठा लें, लेकिन निगरानी करने वालों को यह एहसास हरगिज़ ना होने पाए कि आपको निगरानी का पता चल चुका है। लॉन से ही हम एक दूसरे से अलहदा हुए। कैसर, इमरान और मुजम्मल गाड़ी में शहर चले गए, जबकि मैं अपने कमरे में चला आया। मेरे कमरे में जाने की थोड़ी देर बाद ही विजय का फ़ोन आया। वो मुझसे मिलना चाहता था। मैंने इसे कमरे में बुला लिया। विजय अपने चेहरे की झुंझलाहट छुपाने में कामयाब ना हो सका था। थोड़ी सी रस्मी गुफ्तगू के बाद इसने मुझसे पूछा कि आया मैं शाम को ख़रीदारों से मुलाकात करने के लिए तैयार हूँ। मेरा इस बात में मुख्तसर जवाब सुनकर वो बोला, क्या तमाम दस्तावेजी सबूत आपके पास यहाँ मौजूद हैं मिस्टर विजय? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम फौजी सीधे ज़रूर होते हैं लेकिन बेवकूफ़ नहीं। तुम्हारे ख्याल में इतने कीमती और इंतहाई खुफिया कागजात मैं अपने सूटकेस या पैंट की जेब में रख कर फिरता हूँ? मिस्टर विजय, वो कागजात और खुफिया एटमी तामीरात के ब्लूप्रिंट मैंने ब्रीदा पहुंचकर पहले बैंक के लॉकर में रखवाए और फिर होटल में कमरा लिया। आज शाम को ख़रीदारों के साथ तो सिर्फ इब्तदाई बातचीत होगी और सौदा तय पा जाने की सूरत में बैंक औकात में बैंक के अंदर ही इन्हें कागजात दे दूंगा और वहीं इनसे रकम वसूल करूंगा। विजय, जो शायद समझता था कि मैंने ये कागजात अपने सूटकेस में रखे होंगे, मेरी बात सुनकर वो कुछ मायूस सा तिगाई देने लगा। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद वो बोला, आपके ख्याल में इन कागजात का मुआवजा क्या होना चाहिए? तुम मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास और तामल के तामीरी और वहाँ के रिहायशियों की ज़िंदगियों की कीमत लगवाओ, फिर तुम्हें एहसास होगा कि मेरा मुतालबा यानी 15 करोड़ डॉलर बहुत ही कम है। इन दिनों अमेरिकन डॉलर ओपन मार्केट में 14 रुपये पाकिस्तानी के बराबर था। मेरा मुतालबा सुनकर विजय की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, विजय कुमार, तुम तो मखसूस एजेंट हो, ख़रीदारों को इन डॉक्यूमेंट्स की असली कीमत का बखूबी इल्म होगा। हाँ, अगर इनके ख्याल में मेरे मुतालबे से कम रकम है तो इन्हें बता दो कि मुझसे मिलने का कोई फ़ायदा नहीं। इतने अहम कागजात जिनमें इस्लामी बम की तामीर के सारे मराहिल न सिर्फ तफसीलन दर्ज हैं बल्कि यूरेनियम अफजुदगी का फार्मूला भी है, जो डॉक्टर कदीर से हासिल करने के लिए इस्लामी ममालक अरबों डॉलर देने को तैयार थे। क्या मैं रेवड़ियों के भाव बेच दूंगा? विजय मुझे उखड़ते देखकर फौरन बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे ख़रीदार बड़ी से बड़ी रकम देने के आयल हैं। इन्हें सिर्फ ये कायल करना होगा कि आपके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें।
दुश्मन इस्लाम चाहते हैं कि इस ख़ानदान का शजरा बिखर जाए ताकि सऊदी अरब फिर कबीलों में बंट जाए। जो